बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 6 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की सूरत हाल। दोनों खित्तों के अंदर एक बड़ी जंग एक एक फैसले की मुंतज़िर है। यहाँ पर इजिप्ट की जानिब से और वहाँ पर नेटो की साइड से क्या फैसला सामने आएगा, इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। आगाज़ करेंगे यूक्रेन से, जहाँ रशिया की मज़ीद स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44 ड्रोन हमले रशिया के रिपोर्ट हुए यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि हमने 44 में से 27 ड्रोन्स को मार गिराया। बहरहाल रशिया ने कहा कि हमने अपने टारगेट को अचीव किया। ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर बल्कि कुर्स्क रीजन के अंदर भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ क्या स्टेटमेंट जारी की। मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के मौके पर गुफ्तगू करते हुए पुतिन ने कहा कि ना सिर्फ कुर्स्क का हमला यूक्रेन का नाकाम हो चुका है, बल्कि डोनेट्स्क रीजन के अंदर हमारी फौजें बहुत तेजी के साथ आगे की जानिब बढ़ रही हैं। अब इस दावे को मुस्तरद किया ना सिर्फ यूक्रेन के आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ना सिर्फ कुर्स्क के अंदर हम 1300 स्क्वायर किलोमीटर्स जो हैं, यूक्रेन के सदर ने भी कहा, यूक्रेन के आर्मी चीफ ने भी कहा कि कुर्स्क के अंदर हमारे फौजों की जो पेशकदमी है वो जारी है। ना सिर्फ कुर्स्क के अंदर हमारे फौजों की पेशकदमी जारी है, बल्कि डोनेट्स्क रीजन के अंदर जो यूक्रेन का मेन बैटल फील्ड है वहां पर हम रशिया के फौजों की पेशकदमी को रोक चुके हैं। खैर, ये तो हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स है। जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे थे कि जो डोनेट्स्क रीजन की साइड है वहां पर रशिया के फौजों की पेशकदमी जारी है। और कुर्स्क रीजन के अंदर ये दुरुस्त है कि नेटो के चीफ ने भी ये बात की, सेकंड किया यूक्रेन के आर्मी चीफ को, और ये कहा कि कुर्स्क रीजन के अंदर यूक्रेन की फौजें आगे की जानिब बढ़ रही हैं और कुर्स्क रीजन के अंदर बहुत कुछ गेन कर चुका है यूक्रेन। अब मैं आपको रियलिटी बता दूं, रियलिटी ये है कि डोनेट्स्क की साइड पर जो यूक्रेन का मेन बैटल फील्ड है वहां पर यूक्रेन को बहुत ज्यादा शिकस्त का सामना है। जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बात की कि यूक्रेन ये सोच रहा था कि कुर्स्क पर हमला करेंगे हम तो रशिया अपनी फौजें यहाँ पर भेज देगा, तो रशिया ने अपनी फौजें यहाँ पर नहीं भेजी। तो यही वजह है कि कुर्स्क रीजन के अंदर से यूक्रेन की फौजों को अभी तक रशिया मुकम्मल तौर पर धकेलने में नाकाम नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर जर्मनी पहुंचे हुए हैं और जर्मनी के अंदर यूक्रेन कॉन्टैक्ट ग्रुप की जो मीटिंग है वो यहां पर जर्मनी के अंदर जारी है, जहां पर 50 जो ममालिक हैं यूक्रेन के इत्तेहादी, अमेरिका, बरतानिया समेत, नेटो ममालिक समेत जो 50 कंट्रीज हैं वो इस मीटिंग के अंदर शरीक हैं। और ऐलानात पर ऐलानात यूक्रेन के लिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने 9 वज़रा को फारिग कर दिया है, इंक्लूडिंग जो दिमित्रो कुलेबा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी यूक्रेन की जानिब से फारिग कर दिया गया है। और यहाँ पर यूक्रेन के सदर 2 मुतालबात लेकर गए हैं। एक तो मुतालबा है असलहे गोले बारूद, मजीद असलहे गोले बारूद का मुतालबा, जिस पर जो यूक्रेन के इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से ऐलानात भी सामने आ रहे हैं। अभी तक जो ऐलानात सामने आए हैं वो मैं आपको बता दूं, रोमानिया की जानिब से जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सबसे ज्यादा यूक्रेन का मुतालबा है, उसका ऐलान रोमानिया की जानिब से कर दिया गया है। अमेरिका की जानिब से $250 मिलियन की मजीद मदद इमदाद का ऐलान किया गया है। और बरतानिया की जानिब से 650 जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मुतालबा जो है वो इतने से असलहे गोले बारूद या फिर इतनी सी इमदाद जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यूक्रेन के सदर ये लेने नहीं आए, बल्कि यूक्रेन के सदर को चाहिए इजाजत। इजाजत किस चीज की? कि डीप इनसाइड रशिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज का असलहा इस्तेमाल करते हुए डीप इनसाइड रशिया स्ट्राइक करना चाहते हैं। और जो दिमित्रो कुलेबा जो कि रिजाइन कर चुके हैं, जो कि अपनी कुर्सी से फारिग हो चुके हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जाते जाते स्टेटमेंट जारी की थी कि हम रशिया को वहां पर हर्ट करना चाहते हैं जहां पर रशिया को तकलीफ हो। अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो जर्मनी के अंदर जारी है। क्या इस मीटिंग के अंदर इस तरह की इजाजत यूक्रेन को दी जा सकती है? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पोलैंड की जानिब से जो फैसला सामने आया, पोलैंड बहुत ज्यादा छलांगे मार रहा था पिछले दिनों कि रशिया का एक ड्रोन जो है उसने नेटो टेरिटरी को वायलेट किया, पोलैंड के अंदर दाखिल हो गया। पोलैंड ने इन्वेस्टिगेशंस का आगाज कर दिया और 6 रोज के बाद पोलैंड की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि मौसम खराब था और हमें कोई सबूत नहीं मिला कि रशिया ने नेटो टेरिटरी की वायलेशन की है। यही पोलैंड, मैंने आपको बताया था कि गुज़िश्ता दिनों पोलैंड के वजीर ने यह स्टेटमेंट जारी की थी कि हम पर लाजिम है
कि हम रशिया के मिसाइल्स को, ड्रोन्स को यूक्रेन की फिजाओं में मार गिराएं। फिर नेटो के चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ने शटअप कॉल दी थी पोलैंड को कि इस तरह की पागलपने वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी जानिब से जारी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। और ये बात दुरुस्त है, रशिया की जानिब से इस मीटिंग से कबल याद दहानी करवाई गई है। रशिया ने याद दहानी करवाई कि हम आपको याद दहानी करवाते हैं कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने की इजाजत देने का मतलब है तीसरी आलमी जंग। तो आपने ये सोच समझकर यूक्रेन को इस मीटिंग के अंदर इजाजत देनी है कि अगर आप इजाजत देंगे तो यहां से हम टैक्टिकल न्यूक्स जिसको तब्दील करने के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि रशिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को तब्दील करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो नेटो कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को इस तरह की इजाज़त देते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यूक्रेन के सदर का यही मुतालबा है और ये मीटिंग डू और डाई के मुतरादिफ है यूक्रेन के लिए। अगर नेटो ममालिक की जानिब से इस तरह की इजाज़त ना दी गई तो फिर मुमकिन नहीं है कि यूक्रेन ये जंग रशिया से जीत सके। एक ही रास्ता है यूक्रेन के पास के यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल करते हुए रशिया को वहां पर हर्ट करे जहां पर रशिया को तकलीफ हो और रशिया और नेटो जो हैं वो आमने सामने आ जाएं, एक बड़ी जंग छिड़ जाए। क्या यूक्रेन को इजाज़त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? और अगर इजाज़त ना मिली तो छोटा सहूनी जिसको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, अपने मुल्क के अंदर भी 9 वज़रा को फारिग कर दिया, फ्रंट लाइन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं और कुर्स की बैटल भी रशिया कॉन्फिडेंट है कि कुर्स की बैटल भी रशिया जीत चुका है अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर पुतिन। तो इस तरह की सूरत हाल देखते हुए क्या ये छोटा सहूनी इजाजत का इंतजार करेगा या फिर जिस तरह से इसकी जानिब से क्रेमलिन को टारगेट किया गया था और अब भी ये रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को, रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट कर रहा है और इन्हीं का असलहा इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की जानिब से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। और जो स्ट्राइक रिपोर्ट हुई थी पोल्टावा के अंदर, मैंने आपको बताया कि वहां पर क्रेमलिन के मुताबिक फॉरेन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो वहां पर मौजूद थे। हालांकि कैमरे के सामने बैठकर ये कहते हैं कि फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स की हम इजाज़त यूक्रेन को नहीं देंगे। तो अंदर खाने इनकी जानिब से इजाज़त भी यूक्रेन को दी जा सकती है, जो कि यूरोप के अंदर एक बड़ी जंग का सबब भी बन सकती है। और दूसरी साइड पर मैं आपको बता दूं कि मशरिक वस्ता के अंदर भी एक बड़ी जंग बहुत करीब है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें इन सहूनियों की जानिब से की जा रही हैं, ना सिर्फ गजा के अंदर बल्कि वेस्ट बैंक की साइड पर भी इनके जो मजालिम हैं, बिल्कुल गजा जैसी जो एपिसोड है वो वेस्ट बैंक के अंदर ये रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं अनालिना बायबॉक, वो पहुंची हुई हैं तेल अवीव और यहाँ पर जो इसराइल के ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात के दौरान जो अनालिना बायबॉक हैं उन्होंने यही कहा कि वेस्ट बैंक के अंदर गजा वाली एपिसोड रिपीट करेंगे तो फिर ना सिर्फ जर्मनी, ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया से आपको रेजिस्टेंस का भी सामना होगा और मजम्मती बयानात भी सामने आएंगे। और प्रैक्टिकली भी जो इकदामात यूके की जानिब से या फिर दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया, तो उस तरह के इकदामात पूरी दुनिया की जानिब से सामने आएंगे। इसलिए बातचीत की टेबल पर बैठें कि बमबारी और परवरियत बंद करें, कैदियों का तबादला होना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू, मैं आपको बता दूं कि इसने नक्शे दिखा दिखा कर जो गुज़िश्ता दिनों बात चल रही थी कि एक नया प्रपोजल, और अब भी एंटनी ब्लिंकन की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है कि आने वाले दिनों में नया प्रपोजल जो है, जो नॉन नेगोशिएबल प्रपोजल है, वो पेश कर दिया जाएगा, दोनों पार्टियों के सामने रख दिया जाएगा। तो इसके बावजूद नेतन्याहू ने जो फॉरेन मीडिया है उससे गुफ्तगू की और नक्शे के ऊपर जैसे कोई लेक्चर दे रहा होता है बंदा, उस तरह से जो फॉरेन जर्नलिस्ट्स हैं उनको लेक्चर देते हुए ये समझाया कि राफा कॉरिडोर के नुक्ते के ऊपर लचक दिखाने का मतलब ये है कि इसराइल के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि इसराइल के जो मेन सिटीज़ हैं, छोटा सा इसराइल है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि छोटा सा इसराइल है और हम राफा कॉरिडोर के इस नुक्ते पर, इस सेंसिटिव नुक्ते पर लचक नहीं दिखा सकते, वरना तेल अवीव समेत हमारे तमाम के तमाम जो शहर हैं, पूरे का पूरा जो इसराइल है वो स्टेट पर लगाने के मुतरादिफ होगा। इसलिए राफा कॉरिडोर को हम कंट्रोल रखेंगे, हमारी फौजें यहाँ पर मौजूद रहेंगी ताकि हम स्मगलिंग को, असलहे की स्मगलिंग को और कैदियों की आमदोरफ्त को हम यहाँ पर मॉनिटर भी कर सकें और कंट्रोल भी कर सकें। क्योंकि नेतन्याहू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जो बातें खबरों की सूरत में सामने आ रही थी कि इन्हें मिस्र के ऊपर शक है कि मिस्र स्मगलिंग में और कैदियों के तबादले में जो आमदोरफ्त है, कैदियों को छुपाने का जो मामला है, उसमें मिस्र मुलव्विस है। तो इसराइल के वज़ीर आज़म ने इस मीडिया इंटरेक्शन के दौरान
कैमरे के सामने खड़े होकर ये इजहार किया कि मिस्र के साथ जो मुआहिदा टूटा था, जो ओस्लो अकॉर्ड था नेतन्याहू के मुताबिक, उसमें इस तरह का कोई नुक्ता नहीं था। 2005 के बाद जो हमने ये एग्रीमेंट तय किया कि मिस्र के साथ ये एग्रीमेंट तय किया कि राफा कॉरिडोर के ऊपर सहूनी फौजी मौजूद नहीं होंगे, तो ये हमारी गलती थी और इस गलती का खमियाजा नेतन्याहू ने कहा कि हमने 7 अक्टूबर को भुगत लिया, हम मजीद 7 अक्टूबर अफोर्ड नहीं करते, इसलिए इस नुक्ते पर लचक नहीं दिखाई जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेतन्याहू ने कह दिया कि इन्हें अपने पक्के ठक्के दोस्त जिसने 7 अक्टूबर के बाद से अब तक सबसे ज्यादा कारोबार इसराइल के साथ किया और जो मीडिएटर है उस पर इसराइल को शक है। अब इसराइल और मिस्र के दरमियान तनाव, जो टेंशन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इवन कि मिस्र के आर्मी चीफ ने राफा बॉर्डर का जो अपनी साइड है वहाँ का दौरा किया और जो फौजी हैं बॉर्डर के ऊपर उनसे मिस्र के आर्मी चीफ ने मुलाकातें की। और इस दौरे को जो सहूनी मीडिया है, मैं आपको बता दूं कि वो किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। सहूनी मीडिया ने जो टाइम्स ऑफ इजराइल है उसकी हेडलाइन मैं आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी सुर्खी के अंदर इस दौरे के बाद क्या लिखा। अपनी सुर्खी के अंदर उर्दू में आपको बताऊंगा मैं कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा कि मिस्र के सीसी जो है, मिस्र के सरबराह, वो स्मगलिंग में नाकाम होने के बाद अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि ये इसराइल से लड़ना चाहते हैं। और इस दौरे को जो इसराइल के ऑफिशियल्स हैं, जो मिस्र के आर्मी चीफ का दौरा है, इसको वो इस नज़र से देख रहे हैं कि ये इसराइल के खिलाफ मिस्र का पहला इकदाम है जो कि जंग की जानिब भी जा सकता है। यानी कि इस नुक्ते को लेकर मिस्र और हमास को जो एतराज़ है, जो मिस्र और हमास के जो कंसर्न्स हैं, वो अभी भी कायम है। और दूसरी जानिब जो वाइट हाउस के तर्जमान हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये अपना स्टांस जो है वो अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू ये अपनी स्टेटमेंट्स को तब्दील कर लेते हैं। जो जॉन किर्बी हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी की जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप तो कह रहे थे कि एक नॉन नेगोशिएबल जो प्रपोजल है वो आने वाले दिनों में जारी कर दिया जाएगा। एंटनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट सामने आई तो जॉन किर्बी ने कहा कि जारी तो कर दिया जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल है, उस एग्रीमेंट पर राजी होना तमाम पार्टियों का बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमास ने 6 कैदियों को मारा उसके बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है। हालांकि रियलिटी इसके बरक्स है। सारी दुनिया को मालूम है कि कैदी जो हैं वो इसराइल की बमबारी से मारे गए और इसमें हमास का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो नुक्ता राफा क्रॉसिंग का है, एक्चुअल डेडलॉक यहाँ पर है कि राफा क्रॉसिंग के ऊपर जो सहूनी वज़ीर आज़म है वो लचक नहीं दिखाना चाहता। जो इस लेक्चर के दौरान इसने बता दिया कि क्यों लचक नहीं दिखाना चाहता। इसको मिस्र पर, अपने इत्तेहादी, अपने पड़ोसी मिस्र पर, मीडिएटर मिस्र पर इसको शक है। लेकिन अब मिस्र की जानिब से भी एक टफ लाइन मिस्र लेता हुआ नजर आ रहा है। और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ जो मुलाकात हुई सीसी की, तो उसकी ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यही कहा गया कि बेहतर ये है कि मिलकर चला जाए, और बहुत बेहतर ये है और बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था कि मुसलमानों को मिलकर चलना चाहिए था इन सहूनियों के खिलाफ। जो आपसी इख्तलाफात हैं उनको भुलाकर। अभी भी अमेरिका के ऑफिशियल्स जो हैं उनको उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया को वो इसराइल के साथ ताल्लुकात के नॉर्मलाइजेशन वाले मुआहदे तक ले आएंगे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह की हरकतें हैं इस सहूनी वज़ीर आज़म की, जिस तरह से मासूमों को इसकी जानिब से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से ये इंटरनेशनल क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ इसकी जानिब से सामने आ रही हैं, तो ना सिर्फ OIC ममालिक बल्कि पूरी दुनिया जो है वो अब इसराइल इन सहूनियों की रियलिटी जान चुकी है। लेकिन पूरी दुनिया को साइड पर रख दें, OIC ममालिक जो हैं वो अब सफ बंदी करते हुए नजर आ रहे हैं इन सहूनी ताकतों के खिलाफ। और जो ब्रिक्स का ब्लॉक है, जो रशिया चाइना ब्लॉक है, उसको ज्वाइन करती हुई पूरी दुनिया, ना सिर्फ मुसलमान ममालिक बल्कि पूरी दुनिया उस ब्लॉक को ज्वाइन करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप दोनों खित्तों के अंदर देखें, यूरोप के अंदर देखें और मशरिक वुस्ता के अंदर देखें, तो जो बड़ी जंगों के दहाने पर ये दोनों खित्ते या फिर पूरी दुनिया, अगर ये दोनों खित्ते बड़ी जंग के अंदर जाएंगे तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया को ये अपनी लपेट में, ये दोनों खित्तों की जंगें पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती हैं। तो इनका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका है। यहाँ पर अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड किया जाना, हल्लाशेरी देना और वहाँ पर बड़े सहूनी की हाँ में हाँ मिलाना, ये वजह है कि दोनों खित्ते बड़ी जंग के बहुत करीब आ चुके हैं। और इन बड़ी जंगों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी ये है
کہ یہاں پر اتحاد کا مظاہرہ اسپیشلی مشرق وسطیٰ کے اندر متحد ہوا جائے، جو کہ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان صہیونی طاقتوں کے خلاف متحد، اور اسرائیل کے خلاف جو مصر کے اقدامات ہیں وہ آنے والے دنوں میں بڑھنے چاہیے اور بڑھیں گے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، کیونکہ مصر کو معلوم ہے کہ صہیونی اگر یہاں تک پہنچ گئے ہیں رافع کراسنگ تک، تو یہ صحرائے سینا کے اندر ایک بفر زون کریٹ کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کا رونا روتے ہوئے۔ تو یہاں پر انہیں روکنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔